हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पिछला जो चैप्टर था वो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रीबाउंस होना। जैसे पिछले चैप्टर के अंदर तो हमने क्या पढ़ा था कि जब लाइट एक सरफेस पे टकराती है तो वापस उसी मीडियम में रिट्रेस हो जाती है एट एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे। जितने एंगल से आई थी उतने ही एंगल से उसी मीडियम में वापस चली जाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो एक वर्ड आया मीडियम। व्हाट इज मीन बाय द मीडियम? मीडियम मीन्स ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसमें से लाइट पार हो सकती है, जिसमें से लाइट ट्रेवल कर सकती है, जैसे एयर, ग्लास, वाटर, इनमें से सब में से लाइट जो है वो पास हो सकती है। अब इन्हीं मीडियम्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम किसे कहेंगे? जिसके पार्टिकल्स फार अवे टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से दूर दूर हो। और डेंसर मीडियम किसे कहेंगे? जिसमें पार्टिकल्स नज़दीक है। जैसे कंपैरिजन करते हैं हम वाटर और ग्लास में। वाटर और ग्लास में वाटर के पार्टिकल्स एज कंपेयर टू ग्लास क्या है? फार अवे, दूर दूर हैं। इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि ग्लास डेंसर मीडियम है और वाटर रेयर मीडियम है। अब हम करते हैं कि जब लाइट अपने मीडियम को चेंज करती है, जैसे ये आपके पास कोई भी ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, ये है इंसिडेंट रे। व्हाट इज मीन बाय द इंसिडेंट रे? इंसिडेंट रे क्या होती है? इनकमिंग लाइट। जो लाइट इनकमिंग इस सरफेस पे टकराएगी, ये जो सरफेस है ये है डेंसर मीडियम का। इस पे डेंसर मीडियम के, इसको रिफ्रैक्टिव सरफेस भी कह सकते हैं, इस पे जो परपेंडिकुलर हम ड्रान करेंगे, ये परपेंडिकुलर क्या कहलाता है? नॉर्मल। और परपेंडिकुलर के साथ में इंसिडेंट रे जो एंगल क्रिएट कर रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट। दिस इज द इंसिडेंट रे। जैसे रिफ्लेक्शन में पढ़ा था सेम, इंसिडेंट रे, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कुछ फिनोमिनाज आपने डेली लाइफ में भी देखे होंगे कि कोई भी पेन या पेंसिल जो है, हम यदि पानी के अंदर डिप करते हैं तो पेंसिल हमें थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है, और पानी का टब है, उसके नीचे उसके बॉटम में कुछ गिरा हुआ है तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा राइज अप है, यानी कि उसका जो तल है वो हमें उठा हुआ दिखाई देता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या होता है कि जब व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डाइवर्ट फ्रॉम इट्स पाथ। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे अपने पास ग्लास है और ये वाला हिस्सा क्या है? एयर। एयर क्या होता है? रेयर मीडियम। और ये क्या है? डेंसर मीडियम। लाइट कहाँ से आ रही है? रेयर मीडियम से। किस में ट्रेवल करेगी? अब डेंसर मीडियम में। तो रेयर से डेंसर में जब लाइट ट्रेवल करती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको रिफ्लेक्शन का लॉज भी कहते हैं। क्या? कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको जाना सीधा था बट ये बेंड होगी। तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे और इसको क्या कहेंगे हम? रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब बात आती है कि व्हाट आर द केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन हुआ क्यों? दिस इज बेस्ड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। व्हेन लाइट चेंज इट्स मीडियम चेंज इट्स वेलोसिटी। लाइट जब अपनी मीडियम को चेंज करती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, और ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी का चेंजमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे? मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू अक्षर से डिनोट करते हैं, जैसा आप 10th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। म्यू, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। लाइट की स्पीड का रेशियो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। जैसे लाइट ट्रेवल करती है एयर से, तो एयर के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है? सी से डिनोट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड वी, सी लाइट की स्पीड, वी
लाइट की स्पीड इन मीडियम, सी लाइट की स्पीड इन वैक्यूम या एयर, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे दो मीडियम है, अपने पास एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, μ2 अपॉन में μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का क्या होता है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 या ये कहें 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और 3/2। इसी तरह डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो एक लॉ तो हम पहले बता चुके हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या क्या हैं, जैसे अगर हम ये करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई में साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट आई, तो ये कांस्टेंट होगा, या ये कहें कि किसके इक्वल होगा, सेकंड मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 साइन ऑफ एंगल आर, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। तो अगर हम इसको इस तरह से करें, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होगा μ2 अपॉन में μ1, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको हम क्या कहेंगे, स्नेल्स लॉ, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ओके, अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो दूसरा नियम जो था वो क्या था कि when ray travel from rarer to denser it bend towards the normal, when ray travel from denser to rarer it bends away from the normal। जैसे ये वाला पॉइंट है अपने पास डेंसर मीडियम का, अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो जब लाइट ट्रेवल करेगी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू एक ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं। जैसे अपने पास एक ग्लास स्लैब कंसीडर की हमने, ये इंसिडेंट रे, ये आपके पास आ गया नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन द रिफ्रैक्टिव सरफेस, ये रिफ्रैक्टिव सरफेस है, इसके साथ जो एंगल बनेगा साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, जाना इसको सीधा था, लेकिन जब मीडियम चेंज हुआ तो ये इधर बेंड होगी। अब जब दोबारा से मीडियम चेंज होगा तो ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जितना ये एंगल इसने चेंज किया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अगर हम इसमें करें कि क्या होगा, आपके पास I इज इक्वल टू, देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स व्हेन टू लाइन क्रॉस ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो I इज इक्वल टू किसके होगा, ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल कौन सा हो गया, R प्लस डेल्टा, एंड डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R। अगर हमने डेविएशन निकालना है कि कितना डेविएट हुआ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट मीन्स ये लाइन या ये कहें कि ये इंसिडेंट रे जितने एंगल के ऊपर डेविएट हुई है, एंगल ऑफ डेविएशन, और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आया जब ये इस ग्लास सरफेस से एमरजेंट होती है, बाहर निकलती है। तो इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है, इसको अगर हम Cn कंसिडर कर ले, इसको L कंसिडर करते हैं, तो Cn की जो वैल्यू है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, डेल्टा के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर Cn की वैल्यू हमने निकालनी है, Cn। अच्छा, अब अपने पास ये क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, T थिकनेस कंसिडर कर लेते हैं। ये वैल्यू अपने पास है नहीं, ये LC, ये क्या है इसका हाइपोटेन्यूज, LC इज इक्वल टू साइन डेल्टा। अब यदि हमने LC की वैल्यू निकालनी है तो ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इसका नाम रख लिया हमने MLMC। इसमें ये क्या है थिकनेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। क्या निकालना है हमने, LC हाइपोटेन्यूज। अपने पास गिवन क्या है, बेस LM। हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस क्या होता है, जो फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, सीकेंट R।
या क्या कह सकते हैं इसको 1/cos r। एल सी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इधर ये मल्टीप्लाई हो गया LM/cos r। तो क्या कर सकते हैं इसको T/cos r। cos r की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे रख दें तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट Cn की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, LC sin r। LC की वैल्यू क्या है, T/cos r और इनटू साइन r। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन r अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल भी होता है, टेन थीटा के इक्वल। तो इसको जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आएगी आपकी, डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू जो है क्या होती है, I माइनस r। Cn इज इक्वल टू T इंटू साइन I माइनस r अपॉन कोस r। दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जैसे बेंडिंग ऑफ पेंसिल है। बेंडिंग ऑफ पेंसिल तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा रिफ्रैक्शन है इंक्रीज ऑफ द 4 मिनट इन ए डे ड्यूरेशन। ये फिनोमेना जो है शायद आपने अभी तक 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक्चुअल डे के अंदर हमारे 4 मिनट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। एक्चुअल डे में, एक्चुअल डे अगर हम ये कहें कि 12 घंटे का है, लेट अस कंसीडर 12 आवर्स का है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसको 4 मिनट इंक्रीज करता है। 4 मिनट में कैसे इंक्रीज करता है कि अपनी ये अर्थ है, जब सनराइज होता है तो क्या होता है, ये एट ओरिजिन पे होता है। और अगर यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो एयर के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और भी बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं। उनमें से जब लाइट, सन से आने वाली लाइट हमारे तक पहुंचती है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसको जाना इधर था, एक्चुअल में सन हमें दिखाई ऊपर देता है। इट मीन्स सन अभी राइज अप नहीं हुआ है, सूर्य उदय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई देना शुरू हो गया 2 मिनट पहले। ऐसे ही सनसेट में होता है, 2 मिनट बाद तक भी सनसेट हो चुका है, सूर्य अस्त हो चुका है और हमें 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। तो 2 मिनट सुबह जल्दी दिखाई देता है और 2 मिनट बाद तक शाम को दिखाई देता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण। और एप्लीकेशंस जो हैं वो राइज ऑफ कॉइन्स इन वाटर टैंक, या ये कहें अपेरेंट डेथ ऑफ टैंक, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो कि तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते दिखाई देते हैं, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम स्टार्स एंड स्टार्स आर एट वेरी हाई। प्लैनेट्स क्यों नहीं टिमटिमाते, ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते, और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि स्टार्स जो हैं वो एज कंपेयर टू प्लैनेट्स मोर हाइट पे होते हैं। और जब लाइट आती है कहाँ से, स्टार्स से, तो उसको क्रॉस करनी पड़ती है क्या, एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स को क्रॉस करना पड़ता है। और जब ये इनको क्रॉस करेगी तो हर पॉइंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। उसकी अपेरेंट पोजीशन यानी कि अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं। तो पोजीशन चेंज करने के कारण ये क्या होगा, अपनी पोजीशन चेंज करने के कारण हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्लैनेट्स जो है वो अर्थ सरफेस से ज़्यादा हाइट पे नहीं है। तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।